नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय अभ्यास स्टार्ट करेंगे। यस, रेडी, स्टार्ट। ओलंपिक के पहले दिन ही भारोत्तोलन में साई-खोम मीराबाई चानू ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया। देश और चानू के लिए यह हासिल मामूली नहीं है। देश के लिए इसलिए कि 2 दशक बाद भारोत्तोलन में कोई पदक मिला, और चानू के लिए इसलिए कि 2016 के रियो ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीत पाने के बाद भी उन्होंने जरा हिम्मत नहीं हारी और जज्बा बनाए रखा। अब चानू सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि वे लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है। चानू से पहले 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, यानी भारोत्तोलन में भारत का पहला रजत पदक दिलाने वाली चानू पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। चानू की उपलब्धि पर इसलिए भी गौर करना जरूरी है कि वे जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है, वहां खेलों में भविष्य बनाने का सपना भी आसानी से कोई देख नहीं पाता। पर बचपन से ही वजन उठाने की ताकत रखने वाली चानू की इस प्रतिभा को परिवार ने पहचान लिया था और उन्हें हर तरह से आगे बढ़ाया। तभी चानू ओलंपिक के मुकाम तक पहुंची। भारोत्तोलन प्रशिक्षण के लिए जिस तरह का संघर्ष चानू को करना पड़ा, वहीं उनकी कामयाबी की सीढ़ी भी बना। ओलंपिक में भारत की इस जोरदार शुरुआत से यह साबित हो गया कि अगर खिलाड़ियों को उचित और पर्याप्त मौके मिले तो खेलों के मामले में देश झंडे गाड़ने में पीछे नहीं रह सकता। चानू से पहले रियो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली महिला खिलाड़ियों में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु को कौन भूल सकता है। इन खिलाड़ियों की ये उपलब्धियां इनकी अपनी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे की कहानी ज्यादा है। आज भी स्थिति यह है कि प्रतिभा तो खूब बिखरी पड़ी है, लेकिन संसाधनों के अभाव में यहाँ तक पहुँचना सबके लिए संभव नहीं होता। ये दोष हमारी खेल नीतियों का ही ज्यादा है। स्थानीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के अगर प्रयास पहले से हो रहे होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। ओलंपिक या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों की पिछली पदक तालिकाओं पर गौर करें तो भारत की स्थिति कई बिंदुओं पर सोचने को मजबूर करने वाली ही रही है। क्यों हम शीर्ष 5 में आज तक अपनी जगह नहीं बना सके? क्यों नहीं किसी खेल आयोजन में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतकर दुनिया को यह नहीं दिखा पाए कि विश्व गुरु भारत खेलों में भी सबका गुरु है? जाहिर है कि इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि भारत में ज्यादातर खेल संघ और संस्थाएं राजनीतिकों की मुट्ठी में रही है। ऐसे में नई प्रतिभाओं की तलाश का काम कौन और कैसे करता? चानू की कामयाबी देश के खेल जगत पर फिर से नजर डालने का भी मौका है। देश में नई नई प्रतिभाओं को खोजना सबसे बड़ा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो खेल संस्थाओं की कमान पूरी तरह से खिलाड़ियों के हाथ में ही सौंपनी होगी। तभी प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें तैयार करने का काम आसान हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि
पिछले 5-7 सालों में खेलों की ओर सरकार का ध्यान न गया हो। अब कई राज्यों में खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी काम हो रहा है। एक सवाल यह भी है कि भारत में जब क्रिकेट जैसा खेल वैश्विक कारोबार का रूप ले सकता है, तो और दूसरे खेलों में यह प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए पहल तो सरकारों को ही करनी होगी। बरसात के दिनों में बाढ़, भूस्खलन और मकानों के ढहने से सैकड़ों लोगों का जान गंवा बैठना जैसे हर साल की स्थायी स्थिति बन चुकी है। इस साल भी अब तक महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में बरसात से काफी तबाही मच चुकी है। अकेले महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में करीब 150 लोग मारे जा चुके हैं। 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आने वाले दिनों में और भारी बरसात की चेतावनी जारी की जा चुकी है। बरसात के समय मचने वाली इस तबाही की वजहें छिपी नहीं हैं। ऐसा भी नहीं कि पिछले कुछ सालों में पहले की अपेक्षा अधिक बारिश हो रही है। यह जरूरी है कि बरसात की प्रकृति में कुछ बदलाव आया है, मगर इससे ज्यादातर परेशानियां अनियोजित शहरी विकास, जल निकासी के रास्तों में अवरोध, नदियों के पाटों पर अतिक्रमण, बांधों की क्षमता का समुचित आकलन न हो पाने आदि की वजह से पैदा होती है। नदियों की पाट सिकुड़ते और पेटा उथला होता गया है, इसलिए बरसात का पानी संभाल पाने की उनकी क्षमता काफी घट गई है। उनका पानी उफन कर रिहायशी इलाकों को जलमग्न कर देता है। यही हाल गाद भरते जाने से बांधों का भी हो गया है। जब वे बरसात का पानी संभाल नहीं पाते तो बिना चेतावनी के उनके फाटक खोल दिए जाते हैं और पानी के वेग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मगर मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में बरसात की वजह से पैदा होने वाली दुश्वारियां वहां के नगर निकायों और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा अधिक होती है। मुंबई के अनेक इलाकों में बहुत सारे जर्जर हो चुके मकान खड़े हैं, जिनमें दर्जनों परिवार रहते हैं। अधिक बरसात होने से अक्सर ऐसे मकान धसक कर बैठ जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। इसी तरह पहाड़ी टीलों, नालों के किनारे बहुत सारी बस्तियां बसी हुई है, जिनके मकानों की न तो नींव सही से डली है और न उनके ऊपर खड़ी मंजिलों के वजन का आकलन किया गया है। तेज बरसात से जब उन टीलों की जमीन धंसती है तो वे मकान भी जमींदोज हो जाते हैं। छिपी बात नहीं है कि ये सारी बस्तियां प्रशासन की जानकारी में बसती और अनियोजित तरीके से फैलती जाती है। आखिर पुराने पड़ चुके मकानों को खाली कराने और खतरे वाली जगहों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगमों की है, पर वे इससे आंखें चुराते देखे जाते हैं। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में अवैध खनन, अवैध निर्माण और सड़कों आदि के लिए होने वाली खुदाई के चलते पहाड़ दरक चुके हैं। नतीजतन भारी बारिश से उनके भूखंड खिसकने शुरू हो जाते हैं। उनकी जद में आने वाले मकान ध्वस्त हो जाते हैं। बरसात के वक्त मचने वाली तबाही को केवल कुदरत का कहर बताकर प्रशासन अपनी
जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। हर साल बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को हलकान होना पड़ता है। अगर शहरों की बसाहट को सुनियोजित किया जाए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो तो जल भराव की स्थितियों से काफी हद तक पार पाया जा सकता है। ऐसे ही खतरनाक जगहों पर रह रहे लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवहारिक नीति बनानी चाहिए। इस तरह हर साल होने वाले करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान और सैकड़ों लोगों की मौत को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया स्टेनोग्राफी के माध्यम से। यह अभ्यास 110 शब्द प्रति मिनट की गति से मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।